हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। ज्योग्राफी प्री PYQ का ये 6 वीडियो है। यदि प्रीवियसली आपने 5 वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप उन वीडियोस को देख लें जिसमें से हमने शुरुआती 2 वीडियोस में इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी यानी कि सामान्यतः ज्योग्राफी पर आधारित जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनको कवर अप करने का प्रयास किया था। आफ्टर दैट हमने जियोमॉर्फोलॉजी को स्टार्ट किया था। उसको खत्म करने के पश्चात क्लाइमेटोलॉजी को हमने स्टार्ट किया था और उसके क्वेश्चन अर्थात उसके PYQ को लास्टली वीडियो में कवर किया था। इससे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था एज अ होमवर्क। यदि आपने वो किया हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं किया था तो मैं आज की वीडियो में सबसे पहले उसका आंसर दूंगा। आज का ये वीडियो जो कि 6 नंबर का है, ये ओशनोग्राफी पर आधारित रहेगा। उससे पहले भाई कि यदि आपको इन पूरी वीडियोस की PDF चाहिए हो तो आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अर्थात टेलीग्राम हैंडल पर जाकर, जिसका नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह है QR कोड, और तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आगामी अपडेट जो भी होती हैं वो आपको मिल सके, और यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो वह भी क्लियर हो सके। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था ये था रोवरिंग फोर्टिस के नाम से अर्थात गरजते चालीसा के ऊपर ये क्वेश्चन था। अब गरजता चालीसा कहां पर घटित होता है इसके संदर्भ में यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, और इन 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही थे ये हमको बताना था। वर्ष 2000 में आया हुआ ये UPSC का क्वेश्चन है। सबसे पहले रोवरिंग फोर्टिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध रूप से चलती है। तो भाई पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पवनें चलती तो हैं, परंतु ये केवल और केवल चलती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में यहां स्थल खंडों की संख्या अधिक होने के कारण अर्थात स्थल खंड ज्यादा होने के कारण ये रोवरिंग फोर्टिस का कोई भी महत्व यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता। यानी कि पवनें निर्बाध रूप से चलने उत्तरदायी हैं। यहां पर निर्बाध रूप से चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं स्थलखंड, दैट इज वाई उत्तरी गोलार्ध में ये घटित नहीं होती है। नेक्स्ट, वे पूरी क्षमता और स्थिरता के साथ चलती हैं, बिल्कुल सही। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा सामान्यतः उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, बिल्कुल सही है। मेघाच्छादित आकाश, वर्षा और ठंडा मौसम सामान्यतः इनसे जुड़े होते हैं। अर्थात यदि स्टेटमेंट नंबर 1 को देखें तो ये रॉन्ग आता है, बाकी के सभी सही हैं। तो 2, 3, 4 जिनका भी ऑप्शन नंबर B आंसर था वे सही हैं, और जिनका भी गलत था भाई अगली बार आप अच्छे से ट्राई करने का प्रयास करिएगा। हो सकता है गलत होने का मतलब डिमोटिवेट होना नहीं है, केवल ये है कि भाई हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। और ये जो PYQ है ये हमको यही बताते हैं कि जो आपका डायरेक्शन है ये डायरेक्शन सही है या नहीं। और डायरेक्शन को सुधारने के लिए ही स्टडी IQ के तमाम टीचर आपके साथ हैं। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है यह है SIP बैचेस। अर्थात आप इन SIP बैचेस से जुड़कर अपने क्रैश कोर्स अर्थात 2025 जिनका भी टारगेट है UPSC का एग्जाम, आप इन बैचेस से जुड़कर अपना पूरा कोर्स रिवाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के जो भी आगामी हर्डल्स हैं उनका सॉल्यूशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि नो डाउट कि जब आप UPSC का एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो कई प्रकार के डाउट हमारे मन में होते हैं। आशा ये करते हैं हम कि भाई उन डाउट का बिल्कुल सटीक आंसर हमको मिल जाए, और अक्सर ये सटीक आंसर नहीं मिल पाता, और इन डाउट को लेकर आप एग्जाम हॉल में जब प्रवेश करते हैं तो बनता हुआ क्वेश्चन आप छोड़ आते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप इन SIP बैचेस को ज्वाइन करें, और जितने भी डाउट आपके मन में हैं आप उन सभी डाउट्स को क्लियर करें और पूरा कोर्स आप रिवाइज कर लें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रांति, किसी भी प्रकार का कोई भी संशय, किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा आप UPSC के प्री एग्जाम में एग्जामिनेशन हॉल में लेकर ना जाएं। उनके सॉल्यूशन आपको पता हो तो आपका जो 6th सेंस रहेगा ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। इनसे जुड़ने के लिए AKB लाइव कोड का यूज़ कर सकते हैं आप, और ये जो बैचेस हैं ये आज से प्रारंभ हो गए हैं, और इन बैचेस का पार्ट बनने पर आपको पूरा जो UPSC का प्री का सिलेबस है ये रिवाइज कराया जाएगा। ये P2I बैचेस हैं, अर्थात जिनका भी टारगेट 2026 और 2027 के एग्जाम को फेस करने का है, वे भी AKB लाइव कोड का यूज करके इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। याद रखिएगा ये प्रतिज्ञा बैचेस हैं। प्रतिज्ञा बैचेस का अर्थ ये होता है कि यदि आप UPSC में सिविल सेवा क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये पूरी फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी जो भी आप AKB लाइव कोड के साथ देने वाले हैं। और इतना ही नहीं, यदि आप
प्रति माह होने वाले जो टेस्ट हैं उनमें यदि आप फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं तो फर्स्ट रैंक हासिल किए जाने पर प्रति माह आपको 11,000 रुपए तक का प्राइज भी मिल सकता है। तो इन बैचेस का पार्ट बनने के लिए, और ये ऑफर जब भी अवेलेबल होगा जब आप AKV लाइव कोड का यूज करेंगे। तो ये 27 जनवरी से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सुबह 8 बजे से। यहां पर पहली जो क्लास रहेगी ये ज्योग्राफी की है, ठीक है, अर्थात जो 4 पिलर माने जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम के, यानी जो 4 बिल्कुल कोर सब्जेक्ट हैं उनमें से एक कोर सब्जेक्ट के साथ आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं शुरू से। अब ओशनोग्राफी की ये क्लास देखिएगा भाई कि जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों यानी कि आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन सा या कौन से निष्कर्ष सही है। देखिएगा पहला है, मैं साइड इसलिए हो गया हूं ताकि आपको दिखे, समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीपों के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। शांत महासागरीय धाराओं, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। देखिएगा भाई यहां पर यदि आप स्टेटमेंट नंबर 2 को जरा ध्यान से पढ़ेंगे, यहां लिखा हुआ है शीत महासागरीय धाराओं, गल्फ स्ट्रीम। तो अब आप मुझे बताइए कि जहां पर मैंने बताया था कि ओशनिक करंट के बारे में, जहां आपने महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ा होगा, ये महासागरीय जलधाराओं में एक जलधारा आती है जिसको हम गल्फ स्ट्रीम का नाम देते हैं। ये गल्फ स्ट्रीम ठंडी है या फिर गर्म है। ध्यान से यदि आपने इस स्टेटमेंट को देखा हुआ तो आपको मालूम चल जाएगा कि असल में ये वार्म करंट है, अर्थात ये एक गर्म जलधारा है, ना कि ये शीत जलधारा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है पहली ही लाइन यदि आपने ध्यान से पढ़ी हो तो। जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनिए, तो केवल और केवल एक इसका ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अगले पर चलते हैं भाई। महासागर औसत तापमान OMT, ओशन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ओशन मीन टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक पाया जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। 129 मीटर ये करेक्ट नहीं है, यहां पर यदि 59 मीटर होता तो ये करेक्ट माना जाता, और इसी के कारण यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मॉनसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या ज्यादा होगी। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि इसका प्रयोग मेनली इसी प्रोसेस के लिए किया जाता है कि भाई वर्षा की मात्रा मॉनसून के दौरान घटने वाली है या फिर बढ़ने वाली है, ताकि आगामी जो भी सूचक होते हैं, जैसे कि यदि वर्षा ज़्यादा हुई तो भाई ऐसे भी कई एरिया रहेंगे जहां पर बाढ़ की सिचुएशन पैदा हो सकती है, और ऐसे भी कई एरिया रहेंगे जहां पर वर्षा अल्प होने के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। चक्रवाती तूफान या फिर कुल मिलाकर कहा जाए तो मौसम की भविष्यवाणियां करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये जो OMT है अर्थात ओशन मीन टेम्परेचर, इसके संदर्भ में सही उत्तर कौन सा है, तो केवल और केवल 2 इसमें सही माना जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्यों में स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय वर्ष वनों की अपेक्षा, वर्षा वन है वो एक्चुअली, प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं। ठीक है, बता दें भाई कि यहां पर बात हो रही है प्रवाल की। प्रवाल वही जो कि एक्चुअल में बहिर्कंकाली जीव होते हैं, एक्सोस्केलेटन एनिमल ये होते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर, इनके इन कंकाल के ऊपर एक प्रकार की पादप उगती है जिसको नाम दिया जाता है जूजेंथली, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, और इसके द्वारा जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की जाती है, ये लगभग प्रवाल का 70% भोजन बनाती है। और इसके नष्ट हो जाने की कंडीशन में इसका विरंजन चालू होता है, जिसको हम प्रवाल विरंजन का नाम देते हैं। ठीक है, ये ओशनोग्राफी में एक अलग से चैप्टर ही होता है आपका। ठीक है, यदि आपने कोरल आइलैंड के बारे में पढ़ा हो, जहां पर आप लक्षद्वीप को पढ़ते हैं, तो वहां पर ये सब कंटेक्स्ट आ जाता है। तो विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागरों में मिलती हैं, बिल्कुल सही है। एसेंशियल टेम्परेचर यदि पूछ लिया जाता तो याद रखिएगा 25 से 29 डिग्री सेल्सियस इसके लिए आवश्यक, यानी कि जो अनुकूल तापमान है वो है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, अर्थात जो पश्चिमी
प्रशांत महासागर वाला एरिया है उसकी ये बात कर रहा है, राज्य क्षेत्रों में स्थित है, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो 1, 2 और 3 यहां पर स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी जानकारी मैंने पहले ही दे दी थी। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डायपोल अर्थात हिंद महासागर का द्विध्रुव, इसको हिंदी में कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। अब मैं आपको बता दूं कि आधे से ज्यादा लोगों को यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है, परंतु यह स्टेटमेंट गलत है। कारण क्या है कि ध्यान से हमको पढ़ना है, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर की बात हो रही है और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर की बात हो रही है। और इंडियन ओशन डायपोल होता कहां पर है? तो लाइक जैसे कि यह है हमारा अफ्रीका महाद्वीप वाला एरिया, जस्ट अ सेकेंड, यदि आप इस अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे तो यह है हमारा अफ्रीका महाद्वीप वाला सेक्शन, लाल सागर, आगे की ओर आने पर पर्सियन गल्फ, ये है हमारा द ग्रेट इंडिया, और यहां से साउथ ईस्ट एशिया। तो यह है पूर्वी हिंद महासागर, यह है पश्चिमी हिंद महासागर, और इन दोनों की बात की जाती है। प्रशांत महासागर का यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 सुनने में, देखने में, एक झटके में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको सही लगता है, परंतु एक्चुअली ये गलत है, रॉन्ग है ये। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह भी 2 प्रकार का होता है। एक है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल और एक आता है पॉजिटिव, यानी कि इसको कहा जाएगा सकारात्मक इंडियन ओशन डायपोल, और एक आता है बच्चे नकारात्मक इंडियन ओशन डायपोल। जो सकारात्मक इंडियन ओशन डायपोल है ये भारत के मानसून को स्ट्रॉन्ग करता है और जो नकारात्मक है ये वीक करता है। तो बिल्कुल असर तो डालेगा भारतीय मानसून पर, और भारतीय मानसून से ही जुड़ा हुआ है एल नीनो और ला नीना, तो इस पर भी असर डालेगा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो केवल और केवल 2 इसमें सही है, क्योंकि पहला मैंने बता दिया था कि ये गलत क्यों है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, इसका क्या कारण है? ठीक है, अच्छा, लोकेशन यहां पर दी गई है कि दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर। तो भाई कंफ्यूज ना हो, इसके लिए पहले एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाला सेक्शन, ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इससे ऊपर की ओर जाएंगे तो ये हमारा मैक्सिको की खाड़ी वाला एरिया, ये है हडसन की खाड़ी वाला क्षेत्र, और फिर यहां पर हमको दिखाई देता है कैलिफोर्निया, नॉर्थ अमेरिका यहीं पर है। ठीक है, और फिर यहां पर आएगा ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप वाला सेक्शन, ये लाल सागर। अब ये मैप मैं बिल्कुल रफली बना रहा हूं, है ना, कारण ये है कि बस हमको एक बार समझना है रफली मैनर में। ये है ग्रीस, दैट इज इटली, और फिर यहाँ से पोर्चुगल, स्पेन, डेनमार्क, और ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला एरिया। एक रफली मैनर में ये मैप बनकर तैयार, देखिएगा। बात की गई है दक्षिणी अटलांटिक महासागर मतलब कि ये वाला सेक्शन, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर मतलब कि ये वाला सेक्शन। यहां पर चक्रवात क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? इसका मेन कारण सबसे पहले तो भाई ये चक्रवात बनते कहां पर है? तो जहां पर अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र का निर्माण हो रहा हो, ठीक है, और यदि यहां पर निर्माण नहीं हो रहा है तो यह तो सबसे महत्वपूर्ण कारण ही माना जाएगा, यानी कि यहां पर विरले ही उत्पन्न होता है। समुद्र पृष्ठों के तापमान में कोई महत्वपूर्ण चेंजेस नहीं आते हैं। कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है। उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती है। तो नहीं, इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है यह हमारा ज्यादा एप्रोप्रिएट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके या किनके कारण उत्पन्न होते या होता है? ठीक है, देखिए, सूर्य का गुरुत्व बल बिल्कुल कार्य करता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल कार्य करता है, पृथ्वी का केंद्रीय बल कार्य करता है। तीनों ही भाई उत्तरदायी कारण है ज्वार और भाटा उत्पन्न होने के लिए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है, यानी कि 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये पढ़ा होगा ना कि समुद्र, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वीय शक्ति तथा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बलों के कारण ज्वार और भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है, बस वही वाला है। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं, नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित करती हैं, उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं, महाद्वीपीय शेल्फ तरंगित होते हैं। बताइए भाई, बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है।
कि संसार के सर्वाधिक मत्स्य क्षेत्र कहां पर उत्पन्न होते हैं। तो एक्चुअली जो फिशी हॉटस्पॉट हैं वो उन क्षेत्रों में ज्यादा उत्पन्न होते हैं जहां पर महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। आप पूरे वर्ल्ड में इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि जहां पर भी महासागर की ठंडी और गर्म जलधाराएं मिल रही हैं वहां पर फिशी हॉटस्पॉट बनेंगे। और चूंकि ये फिशी हॉटस्पॉट होते हैं इसलिए इनके आसपास के क्षेत्रों में आपको जो मत्स्य जीव हैं ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ ये समुद्री संसाधन के तौर पर गिने जाते हैं। तो अक्सर इनको लेकर कहीं ना कहीं किन्हीं देशों के मध्य विवाद भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। निम्नलिखित कारकों पर विचार करिए: पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? ठीक है, तो भाई पृथ्वी का परिक्रमण इनको कहीं से लेकर कहीं तक प्रभावित नहीं करता और 1, 2, 3 बाकी सभी प्रभावित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: महासागरीय धाराएं समुद्र। अच्छा एक सेकेंड भाई, ये आज का लास्ट है ना, यानी कि ये आपका होमवर्क है। ओशनोग्राफी यदि आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ी हो, यानी कि रफली मैनर में भी यदि पढ़ी होगी, तो आप इन सभी क्वेश्चंस का इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्टेज था। आप देख सकते हैं कि भाई कितने कम क्वेश्चन ओशनोग्राफी से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग पूछते हैं कि सर ओशनोग्राफी छोड़ी जा सकती है क्या? नहीं छोड़ी जा सकती भाई, क्योंकि क्वेश्चन बनते तो हैं ही, और यदि क्वेश्चन बनते हैं तो ये आवश्यक है कि आप एक बार उसको अपनी नज़रों के सामने से दौड़ाएं। ठीक है, जैसे इसी में एक चैप्टर आता है लवणता वाला, उसको आप कवर करें। ठीक है, जो स्थानीय सागर है, सीमांत सागर वाला जो आपका टॉपिक है आप उसको कवर करें, जो कोरल वाला टॉपिक है इसको आप कवर करें। यानी कि एक बार नज़रों के सामने से आप इन सभी टॉपिक्स को दौड़ा बस लें, नज़रों के सामने से गुजार लें, ताकि इनसे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जलधारा वाला टॉपिक छोड़ना ही नहीं है, तो इनसे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बन जाएं ताकि। ठीक है, याद रखना यहाँ पर आप किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते। यदि यूपीएससी का प्री एग्जाम आप दे रहे हैं तो किसी प्रकार के रिस्क ना लें आप कि भाई एक टॉपिक ही आप छोड़ दें या फिर एक सब्जेक्ट ही आप छोड़ दें, एक ब्रांच ही आप छोड़ दें। ये बहुत ज़्यादा हानिप्रद हो सकता है। ठीक, भले ही ओशनोग्राफी से प्री में क्वेश्चन कम बनते हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसको छोड़ ही दिया जाए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और याद रखें कि ये जो सीरीज है अर्थात ज्योग्राफी प्री PYQ की, ये एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को YT पर 7 PM पर अपलोड की जाती है। ठीक है, तो इसको अटेंड करते रहें, और यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप यहां पर कनेक्ट होकर उस डाउट का आंसर भी पा सकते हैं। और साथ ही साथ यह है मेल ID, तो आप इसके माध्यम से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।